जुलाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एन अनदर क्लास ऑफ zoology। तो टिल नाउ हमने क्या किया, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस हमने पढ़े और उनमें हमने और हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी पढ़ा जो था कैंसर। तो आज हम पढ़ेंगे एक और इन्फेक्शियस डिजीज जो है एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका नाम है HIV एड्स। तो मैंने इधर HIV एंड एड्स लिखे अलग अलग लिखा है क्योंकि HIV और एड्स जो है ये अलग चीज है। तो HIV क्या होता है, HIV जो है ये इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो HIV है, HIV एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो हमारे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम के सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, खासकर इम्यून सिस्टम के आपका बहुत सारे सेल्स के टाइप्स होते हैं। तो इनमें खासकर ये हेल्पर टी सेल्स को अटैक करते हैं। तो हेल्पर टी सेल्स क्या है, आपके इम्यून सिस्टम का एक सेल का टाइप है जिसको ये जो वायरस है, ये वायरस इन सेल्स को अटैक करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ओवरऑल वीक हो जाता है। तो इसके लिए इस वायरस का नाम ही रखा गया है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसकी वजह से एड्स हो जाता है। तो मैं पहले HIV वायरस के बारे में बताऊंगी। तो HIV वायरस जो है ये एक RNA वायरस है। RNA वायरस मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो मैं इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर जो मैं इधर बनाती हूँ, सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। ये हो गया आपका RNA और इसके बाहर एक प्रोटीन कोट होते हैं जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और उसके बाहर वायरस का एनवेलप होता है जो लिपिड बाइलेयर से बने हुए होते हैं। इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिपिड बाइलेयर और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बन गया आपका वायरस का एनवेलप। ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड बाइलेयर और ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों मिलकर इसका एनवेलप बन जाता है। तो इसमें क्या क्या है स्ट्रक्चर में, RNA जेनेटिक मटेरियल, और इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, और इसके बाहर प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और बाहर इसका एनवेलप होता है जो लिपिड बाइलेयर और ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब ये जो वायरस है, ये वायरस जब ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, ह्यूमन के कौन से सेल को इन्फेक्ट करते हैं, हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो जब हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा तो ये क्या करते हैं, ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है, खाली ये दोनों होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं, बाकी पार्ट्स होते हैं वो बाहर रह जाते हैं। अब क्या होगा, होस्ट सेल में एंटर करने के बाद होस्ट सेल में आपका RNA और एंजाइम जो है ये एंटर करने के बाद क्या होगा, अब ये RNA जो है DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। RNA DNA में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि
प्रोटीन, ये सब प्रोटीन को बनने में और बाकी एंजाइम्स को बनाने के लिए डीएनए की ज़रूरत होता है। तो इसीलिए आरएनए जो है डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ ये अपना आरएनए डीएनए में बदल देते हैं। अब ये जो डीएनए है ये होस्ट सेल के डीएनए होगा, इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, होस्ट सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और होस्ट सेल जब रेप्लिकेट करेंगे, सेल्स के अंदर, हर सेल्स के अंदर डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। अब ये सेल्स के डीएनए जो है ये हमेशा रेप्लिकेट करते रहते हैं, तो ये साथ साथ में वायरल डीएनए भी इसके साथ होस्ट डीएनए के साथ रेप्लिकेशन इसका हो जाएगा। तो रेप्लिकेट होने के बाद क्या होगा, अब डीएनए इसका रेप्लिकेट हो गया। अब ये जो इसका डीएनए है, वायरस का डीएनए है, ये दोबारा से क्या बनेगा, रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए जो है वायरल डीएनए फिर दोबारा से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेगा। अब क्या होगा, अब इसका आरएनए भी बन गया, प्रोटीन्स भी बन गया। ये प्रोटीन्स जो है इसके प्रोटीन कोड बनाने में और इसका एनवेलप बनाने में हेल्प करेगा। तो ये वायरल डीएनए, बहुत सारे वायरल डीएनए बने हुए होते हैं, उसमें से बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स भी बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, वायरस का रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होस्ट सेल में ही हो जाता है। अब जब होस्ट सेल में जब वायरल लोड बढ़ जाएगा, होस्ट सेल में वायरल लोड जब बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो ये होस्ट सेल आपका क्या हो जाएगा, ये लिसिस हो जाएगा। लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो होस्ट सेल ब्रेकडाउन होने के बाद बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स, यानी ऐसे वायरस, HIV वायरस निकलेंगे। ये जो वायरस है, नई वायरस है, ये नए हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेगा। ऐसे करते करते आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ओवरऑल वीक कर देंगे। अब ये हेल्पर टी सेल्स करते क्या है काम हमारे बॉडी में, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अब आपका है हेल्पर टी सेल क्या करते हैं बॉडी में नॉर्मली। हेल्पर टी सेल का फंक्शन होता है, हेल्पर टी सेल्स इम्यून सिस्टम में एक सेल का एक टाइप होता है जो हेल्पर मीन्स आपको नाम से पता लग जाता है कि ये हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी सिक्रेशन। दूसरा ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस। और तीसरा है हेल्प्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स टू किल द माइक्रोब्स। अब क्या है, अब हेल्पर टी सेल्स जो है ये एंटीबॉडी सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज वो केमिकल्स होते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम सिक्रीट करते हैं। कब सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो क्या होता है, तो हमारे जो इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स को, जो आपका माइक्रोब्स हो गया कोई भी, या कोई फॉरेन इन्वायरमेंटल एजेंट्स हो गया, वो एजेंट्स को ये एंटीबॉडी जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने में हेल्प करते हैं। एक दूसरा है आपका ये इट हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होते हैं, फेगोसाइटोसिस आपका कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आपका मैक्रोफेजिस हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया। ये सब सेल्स जो है ये भी आपके ब्लड में ही है, इम्यून सिस्टम में WBC के टाइप्स होते हैं कुछ। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स को अपने अंदर ले लेते हैं और उनको अपने अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में, यानी फेगोसाइटोसिस करने में भी ये हेल्पर टी सेल्स हेल्प करते हैं। और तीसरा ये क्या करता है, तीसरा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स
करके एक इम्यून आपके जो इम्यून सिस्टम में सेल्स WBC का एक टाइप ऑफ सेल है, ये जिसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स को डायरेक्टली किल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स। अब हेल्पर टी सेल्स इन सेल्स को भी हेल्प करते हैं टू किल द माइक्रोब्स। अब जब ये HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, ये अगर हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेगा तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाएगा। तो इसीलिए नाम ही इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस रखा गया है। तो आपका हो गया ये आपका HIV के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या होता है? अब आपका है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स क्या है? वायरस, HIV तो हो गया वायरस का नाम। अब एड्स है, ये है एक सेट ऑफ सिम्टम्स जो आपकी इम्यून सिस्टम अगर वीक हो जाएगा तो किसकी वजह से, अगर ये HIV वायरस इन्फेक्ट करने के बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अगर वीक हो जाएगा तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सिम्टम्स नजर आएंगे बॉडी में। तो उस सिम्टम्स और उन सेट ऑफ सिम्टम्स को हम कहते हैं एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट होने की वजह से कुछ सेट्स ऑफ नंबर ऑफ सिम्टम्स आते हैं, उसको हम कहते हैं एड्स। अब एड्स जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इम्यून सिस्टम, एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम वीक किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। अब ये जो एड्स है, एड्स का पॉजिटिव एजेंट इसका है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये वायरस जो है, ये वायरस अब कैसे फैलेंगे एक दूसरे में, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी आप लिख सकते हो एपिडेमियोलॉजी इसका है थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। अब HIV इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से ये HIV जो है ये फैलते हैं और एड्स हो जाते हैं। तो मगर एक चीज है कि ये नॉन कंटेजियस है। नॉन कंटेजियस मीन्स ये खाली टच करने से नहीं फैलते हैं, या हैंडशेक करने से, हग करने से या किस करने से नहीं फैलते हैं, बट थ्रू बॉडी फ्लूइड्स फैलते हैं। अब बॉडी फ्लूइड्स में आपका क्या क्या हो गया, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू कैसे फैलते हैं? थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी आप लिख सकते हो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तीसरा आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से, नेक्स्ट आपका कंटेमिनेटेड syringes and needles और from mother to baby during pregnancy के दौरान भी फैल सकते हैं, और पार्चुरेशन के दौरान भी फैल सकता है। पार्चुरेशन मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी, और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू फैलते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, ये सब एक्टिविटीज से क्या होता है, आपके जो बॉडी फ्लूइड्स जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसकी वजह से ये जो HIV जो वायरस है वो फैल जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स। अब सिम्टम्स में आपका सिम्टम्स जो है वो 3 स्टेजेस में आते हैं। अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया तो उसके
3 स्टेजेस में आपको सिम्टम्स नजर आते हैं। फर्स्ट स्टेज इसका है स्टेज 1। स्टेज 1 इसको हम कहते हैं एक्यूट HIV इन्फेक्शन। एक्यूट HIV इन्फेक्शन इस स्टेज में क्या करते हैं, जब वायरस जो है होस्ट सेल को अटैक करेगा तो क्या होगा, HIV का जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। और क्या होगा इसकी, जिसकी वजह से आपके बॉडी में वायरल लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वायरल लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स जो है नज़र आते हैं, जिनमें है ये जो सिम्टम्स है ये 2 to 4 वीक्स में आपको नज़र आ जाएगा। तो इनमें सिम्टम्स क्या क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं पहले, जिसमें क्या आता है, फीवर होना, फटीग होना, सोर थ्रोट होना और आपका हेडेक होना, एक्सट्रीम टायर्डनेस, इसका फटीग हो गया, ये सब चीजें हैं, और डायरिया भी हो सकता है, ये सब चीजें हैं एक्सेट्रा। और फर्स्ट स्टेज में, स्टेज 1 में आपको कुछ लोगों में, ये 2/3 लोगों में ये सिम्टम्स जो है नजर आते हैं और बाकी जो 1/3 है उनमें सिम्टम्स नजर ही नहीं आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज 1 में वायरस जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस स्टेज में वायरल लोड, क्योंकि वायरल लोड इसमें ज़्यादा है तो चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन भी है, वो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन भी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसमें और भी सिम्टम्स है, जिसमें चिलिंग, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, माउथ अल्सर्स और नाइट स्वेटिंग हो जाना, ये सब आपके सिम्टम्स जो है ये आपको फर्स्ट स्टेज में नजर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज आपका है स्टेज 2। इस स्टेज को हम कहते हैं क्रोनिक HIV इन्फेक्शन और क्लिनिकल लेटेंसी और एसिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। अब इस स्टेज में क्या होगा, स्टेज 2 जिसको हम क्रोनिक HIV इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्लिनिकल लेटेंसी या एसिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन भी कहते हैं, इस स्टेज में वायरस जो है मल्टीप्लाई करना कंटिन्यू कर देते हैं, continue its multiplication but at a very slow rate, बहुत ही स्लो रेट पे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इस स्टेज पे क्या होता है, अब मल्टीप्लिकेशन होता है बट विथ एट अ वेरी स्लो रेट। सो इस स्टेज में आपका वायरल लोड जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया तो उसने अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया तो ये जो है इसका वायरल लोड जो है बहुत ही कम रहता है, जिसको हम अनडिटेक्टेबल वायरल लोड कहते हैं। अगर इफ ट्रीटेड तो वायरल लोड जो है ये अनडिटेक्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही कम हो जाते हैं और नेग्लिजिबल हो जाता है, और जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। और जो थर्ड स्टेज में है, अगर थर्ड स्टेज में अगर जाएगा तो क्योर होना या ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अब लास्ट हमारा स्टेज थर्ड है, यानी इस स्टेज को हम कहते हैं एड्स। अब आपको समझ आएगा कि एड्स और एचआईवी में फर्क क्या है। अभी तक एचआईवी जो है, एचआईवी इन्फेक्ट होने से लास्ट स्टेज में अगर पहुंच गया तो उस स्टेज को हम कहते हैं एड्स, क्योंकि इस सिम्टम्स जो है इस स्टेज में नजर आ जाएगा, इम्यून सिस्टम जो है इस स्टेज में वीक हो जाएगा। तो एड्स अगर आपने सेकंड स्टेज जो था वो जिसका नाम था क्लिनिकल लेटेंसी। क्लिनिकल लेटेंसी में क्या होता है, क्लिनिकल लेटेंसी में ही वो जो पेशेंट है, वो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो 10 to 15 इयर्स तक वो एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है, उसको पता ही नहीं चलता उसके अंदर एचआईवी का वायरस है कि नहीं। तो किसी में ये बहुत जल्दी ये स्टेज जो है खत्म हो जाता है और नेक्स्ट स्टेज में जल्दी ही एडवांस हो जाते हैं। तो लास्ट स्टेज आपका जो एड्स है, एड्स में क्या होता है, वायरल लोड इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, फिर वायरल लोड ज्यादा हो गया तो जितना आपकी बॉडी में वायरस होगा उतना ही आपके हेल्पर टी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। अब जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होता है, आपको हर तरह के इन्फेक्शंस हो जाता है। हर तरह के आपको इन्फेक्शंस हो जाता है, जिसमें आपको निमोनिया भी होगा, डायरिया होगा, आपको वो जितने जर्म्स है, बैक्टीरिया, वायरस और भी पैरासाइट्स है, वो सब आपके बॉडी पे अटैक करने लगेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो चुका है। तो हर तरह के इन्फेक्शंस होगा तो आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएगा, एक तो रैपिड वेट लॉस होना, दूसरा आपका निमोनिया हो जाना, तीसरा आपका हो गया फटीग होना, रिकरिंग फीवर यानी बार बार फीवर हो जाना, और नेक्स्ट आपका डायरिया होना और सोर्स ऑन माउथ, एनस एंड जेनिटल्स। सोर्स मीन्स छाले पड़ जाना, मुंह पे घाव होते हैं ना, मुंह पे छाले पड़ना, एनस पे पड़ना, और जेनिटल्स आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पे छाले पड़ जाते हैं, और ये सब चीजें हैं। अब इवेंचुअली क्या होगा, आपकी डेथ इन फ्यू इयर्स। तो एड्स में क्या होगा, एड्स में पूरे सिम्टम्स, इम्यून सिस्टम वीक होने से, इन्फेक्शन होने से हर तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में नजर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से लास्ट में आपका डेथ हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है, अर्ली स्टेज में आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट एड्स का हम कल पढ़ेंगे।